राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्शवाद की चर्चा करने के बाद आज हम मार्क्सवाद पर चर्चा करेंगे। मार्क्सवाद को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में जाना जाता है, समझा जाता है और मार्क्सवाद ने पूरे संसार में बुद्धिजीवियों को और शासक वर्ग को अपनी विचारधारा को समझने के लिए मजबूर कर दिया। विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ और 20वीं शताब्दी में इनकी जो सिद्धांत है, इनके जो विचार धारा है, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित रही। कार्ल मार्क्स ने जो अपने सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों में यदि हम इन्हें देखें तो मुख्य रूप से 4 सिद्धांत, एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा इतिहास की आर्थिक व्याख्या, तीसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इनके जो 4 सिद्धांत हैं, इन चारों सिद्धांतों को मेजर प्रिंसिपल ऑफ कार्ल मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। तो सबसे पहले हम इसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने का प्रयास करेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से विदित है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अर्थात द्वंद्व किसमें? भौतिक वस्तु में, जिसे कार्ल मार्क्स बताता है। विद्यार्थियों, द्वंद्व वाद और प्रतिवाद के रूप में, और जब इसका निष्कर्ष निकलता है संवाद, तो वाद प्लस प्रतिवाद बराबर संवाद। विद्यार्थियों, द्वंद्वात्मक विचारधारा को कार्ल मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया और चूंकि हीगल आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक हैं, इन्होंने अपनी सिद्धांत में विचारों के अंदर द्वंद्व बताया और वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मानव के मस्तिष्क में कोई विचार आता है, इस विचार के संदर्भ में, इसके प्रतिद्वंद में दूसरा विचार उभर कर सामने आता है, उसे प्रतिवाद कहा जाता है और उसके फलस्वरूप जो निष्कर्ष निकल के आता है
उसे संवाद के नाम से जाना जाता है, संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। हीगल थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, वाद, प्रतिवाद और संवाद अर्थात संश्लेषण, यही संश्लेषण आगे चलकर वाद हो जाता है, जिसका फिर प्रतिवाद उत्पन्न होकर संश्लेषण के द्वारा फिर एक नया विचार उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इस प्रक्रिया में पहले किसी वस्तु का निषेध होता है और उसके पश्चात निषेध का निषेध होता है, जिसके द्वारा एक उच्चतर वस्तु अस्तित्व में आती है। इसी संदर्भ में लेनिन कहते हैं कि सही अर्थों में द्वंद्वात्मक विरोधी बातों का अध्ययन है, विकास विरोधी बातों में संघर्ष का परिणाम है। हीगल के द्वंद्वाद के परिप्रेक्ष्य को मार्क्स के द्वंद्वाद हीगल के द्वंद्वाद के परिप्रेक्ष्य में ही मार्क्स के द्वंद्वाद को समझा जा सकता है। विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है कार्ल मार्क्स का, उन्होंने इसे हीगल से ग्रहण किया और खुद मार्क्स कहते हैं कि न केवल मेरा द्वंद्वाद, मेरा ये सिद्धांत हीगल से भिन्न है, परंतु अपितु इसके उलट भी है, विपरीत भी है। विपरीत किस प्रकार से है? चूंकि कार्ल मार्क्स अपनी इस भौतिकवादी सिद्धांत को भौतिक जगत में जड़ जगत के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, और वो कहते हैं कि यदि हम उदाहरण लें तो एक गेहूं का उदाहरण ले सकते हैं। गेहूं का जो बीज है वो बाद है, और जब इस बीज को बो दिया जाता है, उसके बाद जो ये पौधा बनता है वो पौधा प्रतिवाद है, और पौधे के फलस्वरूप पुनः इसमें जो बाली आती है, फिर पौधा सूख जाता है। ये पूरी प्रक्रिया संवाद है। पुनः इस बाली से बीज निकलता है बाद के रूप में, फिर उसका पौधा बनता है प्रतिवाद के रूप में, फिर पुनः उसमें बाली बनती है और पौधा सूख जाता है। ये संवाद है। इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यदि इसे हम आर्थिक जगत में लागू करें, आर्थिक अवस्था में इसे हम समझें, तो पूंजीवाद बाद है और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद प्रतिवाद है, और साम्यवाद की अवस्था संवाद है। मित्रों, विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स ने प्रारंभ से ही पूंजीवाद का विरोध किया है और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद को प्रतिपादित करते हुए एक ऐसी समाज की अवस्था को स्थापित किया है जहां सभी जगह एक रूपता है, अर्थात साम्यता है, और यही उनका साम्यवाद है, जहां वर्ग को और समाज को एक ही रूप में लिया गया है। वहां ना कोई वर्ग है, ना कोई समाज है, बल्कि संपूर्ण जगत, संपूर्ण राज्य एक वर्ग विहीन राज्य है। विद्यार्थियों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो विशेषता है, उन विशेषताओं का यदि हम वर्णन करें तो हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक सिद्धांत की जो विशेषता है, वो पहली विशेषता है आंगिक एकता। कहने का तात्पर्य है, द्वंद्वाद के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है जिसमें वस्तुएं तथा घटनाएं एक दूसरे से पूर्णतः संबद्ध है। प्रकृति के सभी पदार्थों में परस्पर निर्भरता है तथा आंगिक एकता पाई जाती है। प्रकृति एक संपूर्णता है, इसके हर पहलू
दूसरे पहलू पर निर्भर है तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की दूसरी विशेषता गतिशीलता है। प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक पदार्थ गतिशील है। लगातार गतिशीलता से उसमें परिवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुछ चीजें पैदा और विकसित होती रहती है। अतः यह भौतिकवादी विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, विकासशील है। विद्यार्थियों, इसकी अगली विशेषता द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की परिवर्तनशीलता है, अर्थात आर्थिक शक्तियां सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां हैं। चूंकि भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है, अतः सामाजिक जीवन भी उसी के अनुरूप परिवर्तनशील है और यह प्रक्रिया द्वंद्वाद के माध्यम से चलती रहती है। विद्यार्थियों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अगली विशेषता परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन है। कहने का तात्पर्य यह है, कार्ल मार्क्स यह कहना चाहते हैं कि जब परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन में परिणाम में भी अंतर आता है और गुणों में भी अंतर आता है। यदि हम उदाहरण लेकर कहें कि यदि पानी को गर्म किया जाता है तो पानी को गर्म करने के उपरांत उसका जो परिमाण है, अर्थात उसकी जो मात्रा है, उसमें परिवर्तन होता है। निश्चित रूप से उसकी मात्रा कम होती है गर्म करने के बाद और पानी भाप बनकर उड़ जाता है, अर्थात वो भाप में परिवर्तन होता है, अर्थात पानी के गुण में परिवर्तन होता है। अर्थात जो भी परिवर्तन है वो परिवर्तन परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा इसकी अगली विशेषता वो ये है कि क्रांतिकारी प्रक्रिया होती है। गुणात्मक परिवर्तन में आने को क्रांतिकारी प्रक्रिया माना जाता है और वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होकर शीघ्रता के साथ तथा अचानक होते हैं। इस बात को लेकर कार्ल मार्क्स अपने बताते हैं और कहते हैं आगे कि यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार का संघर्ष चलता रहता है। प्रकृति की हर चीज में अंतर विरोध होता है तथा नकारात्मक एवं सकारात्मक पहलू होते हैं जिनका आपसी संघर्ष विकास की प्रक्रिया है। विकास का आधार संघर्ष है, सामंजस्य या मेल मिलाप नहीं। केवल संघर्ष के माध्यम से ही विरोधी पक्षों में आपसी टकराव से ही विकास होता है। अब यदि हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना करें, क्रिटिसाइज करें, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आत्म तत्व की घोर अपेक्षा की गई है। दूसरी यदि हम इसकी क्रिटिसाइज करें तो यह है कि यह भौतिकवाद की धारा अस्पष्ट है तथा गूढ़ है। यह भौतिकवादी दर्शन है चेतन तथा जड़ पदार्थों का संचालन करने की ओर उन्मुख होता है। द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास एक कल्पना की भांति है, प्रमाणों के बजाय दृष्टांतों पर यह बल देता है। कहने का तात्पर्य यह है, इसकी क्रिटिसाइज भी होती है। इसके अलावा यदि हम इसकी बात करें कि इसका महत्व क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का महत्व के आधार पर कार्ल मार्क्स एक नए समाज की स्थापना करना चाहता है, एक तर्कपूर्ण औचित्य को सिद्ध करना चाहता है जिसके भविष्य में निर्माण की वह कल्पना करता है। गुणात्मक परिवर्तन के आधार पर पूंजीवाद को नष्ट होने पर समाजवादी मार्ग की वह पुष्टि करता है। गुणात्मक परिवर्तन के आधार पर यह बतलाता है कि शोषण जब तक विशेष मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, श्रमिक वर्ग की संख्या और शक्ति बढ़ेगी तो श्रमिक वर्ग क्रांति करेगा, न कि धीरे धीरे पूंजीवाद का अंत करेगा। इस प्रकार यह सुधारवाद के स्थान पर क्रांति की अनिवार्यता सिद्ध करता है और उसका इस सिद्धांत के आधार पर यह कहता है कि प्रत्येक पदार्थ में जिस तरह अंतर्विरोध निरोध निहित होता है, उन विरोधी शक्तियों के मध्य संघर्ष चलता रहता है और इस प्रकार पूंजीवाद में ही विनाश के बीज विद्यमान रहते हैं, पैदा रहते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाने के बाद इतिहास की आर्थिक व्याख्या भौतिकवादी व्याख्या को समझाते हुए समाज को 5 भागों में विभाजित करते हैं, युगों को 5 भागों में विभाजित करते हैं और पहला युग उनका होता है आदिम साम्यवादी युग। अर्थात पूरी जो हिस्ट्री है, पूरा जो इतिहास है वो 5 भागों में विभाजित किया है उन्होंने। पहला आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दास युग, तीसरा सामंती युग, चौथा पूंजीवादी युग और 5वां साम्यवादी युग, जिसे कार्ल मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं। विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य है कि प्रारंभ में भी साम्यवादी युग था, अर्थात सभी कोई वर्ग नहीं था, कोई समाज नहीं था, परंतु मनुष्य को किसी प्रकार की कोई बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था,
मनुष्य आदिम था। कहने का तात्पर्य है, आदिम का हमारे यहाँ तात्पर्य है कि मनुष्य भोला वाला था, जैसा कि रूसो अपनी समझौते वाले सिद्धांत में बताता है। विद्यार्थियों, राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत ऑस्लॉक और रूसो संविधानवादी विचारक हैं। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत समझौतों के आधार पर बताया और मनुष्य को यह बताया कि मनुष्य पहले से प्रारंभ से ही आदर्श बर्बर था। वही स्थिति कार्ल मार्क्स अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या को समझाते हुए कहते हैं कि प्रारंभ में आदिम साम्यवादी युग के अंतर्गत मनुष्य बिल्कुल भोला भाला था, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, समाज में कोई वर्ग नहीं था, समाज में कोई भेद नहीं था और सभी समान रूप से रहते थे। परंतु धीरे धीरे मनुष्य में विवेक जागृत हुआ, बुद्धि का विकास हुआ और फलस्वरूप तेरे मेरे की भावना पैदा हुई और धीरे धीरे जिसके पास बुद्धि थी वो स्वामी बन गया और जिस पर बुद्धि नहीं थी, जिस पर बुद्धि का विकास नहीं हुआ, जो अज्ञानी था वो दास बन गया। और इस प्रकार से यहाँ से दो वर्गों का विभेद प्रारंभ हो जाता है। समाज में दो वर्ग हमें दिखाई देते हैं, एक स्वामी वर्ग और एक दास वर्ग। स्वामी दास वर्ग का शोषण करता रहता है। इसके बाद पुनः आगे बढ़ते हुए और ज्यादा स्थिति विकसित हुई और विकसित होने के बाद कृषि का विकास हुआ। कृषि का जैसे ही विकास हुआ, समाज के अंदर फिर दो वर्ग दिखाई दिए, एक सामंती वर्ग और दूसरा कृषक वर्ग। सामंत जो वर्ग है ये कृषि की उपज को हड़प लेता है और मजदूर वर्ग जो श्रमिक वर्ग के, मजदूर वर्ग नहीं कहेंगे इसे, हम श्रमिक वर्ग कहेंगे, किसान वर्ग कहेंगे, जो कि कृषि को करता है। और इस प्रकार से यहाँ पर फिर दो वर्ग दिखाई देते हैं, सामंत वर्ग और श्रमिक वर्ग। धीरे धीरे फिर विकास हुआ और अब कृषि का स्थान उद्योग धंधों ने ले लिया और उद्योग धंधों के उपरांत दो वर्ग हमें यहाँ दिखाई देने लगे, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। जिस पर फैक्ट्रियां थी, जिस पर उद्योग थे, जो उद्योगों और फैक्ट्रियों के मालिक थे वो पूंजीपति वर्ग के अंतर्गत कहलाए और जो इन फैक्ट्रियों में काम करते थे वो मजदूर वर्ग कहलाया। और यहाँ पर पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता रहता है। अब कार्ल मार्क्स यही कहता है कि यही पूंजीवादी जो युग है ये बाद है, यही पूंजीवादी जो युग है ये बाद है और इसके बाद के परिणाम स्वरूप सर्वहारा वर्ग का जो अधिनायकवाद आता है वो प्रतिवाद है। कहने का तात्पर्य उनके शोषण से, इनके शोषण से आगे बढ़कर यहाँ पर जो श्रमिक है वो पूंजीपति को नष्ट करने के लिए, पूंजीपति को हटाने के लिए, पूंजीपति को अपनी गद्दी से हटाने के लिए क्रांति कर देता है और क्रांति के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग जो कि श्रमिक वर्ग ही है वो अपना अधिनायकवाद स्थापित कर देता है, अर्थात गद्दी पर काबिज हो जाता है और पूंजीवाद नष्ट हो जाता है और सर्वहारा वर्ग का बोला वाला हो जाता है। यह स्थिति समाजवाद वाली स्थिति को पैदा करती है, यह स्थिति समाजवाद ही कहलाती है। समाजवाद की स्थिति के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए कार्ल मार्क्स ये कहना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि साम्यवाद, समाजवाद वाली अवस्था से आगे बढ़कर एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद भी एक साम्यवाद वाली विचारधारा में, साम्यवाद की अवस्था में तब्दील हो जाएगा, जहां पर कोई वर्ग नहीं रहेगा बल्कि सारी पूरा समाज, पूरा राज्य एक हो जाएगा। उसे हम साम्यवाद वाली युग कहेंगे, साम्यवाद वाली अवस्था कहेंगे, जिसे कार्ल मार्क्स प्राप्त करना चाहता है। मित्रों, विद्यार्थियों, इतिहास की आर्थिक व्याख्या और भौतिकवादी व्याख्या को कार्ल मार्क्स ने इस प्रकार 5 भागों में विभाजित किया है। आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दास युग, तीसरा सामंती युग, चौथा पूंजीवादी युग और पांचवा साम्यवादी युग। इस प्रकार से मित्रों, विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स ने अपनी मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इतिहास की आर्थिक व्याख्या को बताया। विद्यार्थियों, इसके बाद इसका एक और सिद्धांत है, वह है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा सिद्धांत है इसका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जिसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।